Hello, myself Ganesh Chauhan, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLCC का। हम लोग साइटोलॉजी स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने 25th लेक्चर स्टडी कर लिया है जो क्रोमोसोम पर बेस्ड था। अब हम क्रोमोसोम में ही आगे स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स और कुछ जनरल जो टर्म्स थे वो स्टडी कर लिए थे, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को अलग अलग टाइप्स के बेसिस पर, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है, जो कि एनसीईआरटी में पूरा डिस्क्राइब है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो उसमें कहा गया है कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की जो लोकेशन होती है, पोजीशन होती है, उसके आधार पर हम गुणसूत्र को 4 भागों में बांट सकते हैं: टीलोसेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो ये चारों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद में एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो भी काम आ जाता है, वो है मोनोसेंट्रिक एंड डाइसेंट्रिक, यानी कि सेंट्रोमियर की संख्या के बेसिस पर भी क्रोमोसोम को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कह सकते हैं गुणसूत्र को सेंट्रोमियर की स्थिति एवं संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है, किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम वर्गीकरण लेंगे, सेंट्रोमियर की गुणसूत्र में स्थिति, पोजीशन, है ना। मतलब ये पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम, उनकी पोजीशन किस तरीके से है, उसके बेसिस पर ये 4 प्रकार में खासतौर से बांटे गए। तो सबसे पहला है टीलोसेंट्रिक। एक बात याद रखना, टीलो जब भी टर्म आए, टीलो जैसे टीलोफेज है, जैसे टीलोमियर है, जैसे हमारा यहाँ टीलोसेंट्रिक शब्द आया है, तो टीलो टर्म का मतलब होगा कि अंतिम सिरा, एंड पॉइंट्स, है ना। तो टीलो का मतलब होता है एंड, सेंट्रिक का मतलब होगा, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर। तो ये हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो इसमें सीधा अर्थ ये हो गया कि जो क्रोमोसोम की पोजीशन होगी उसमें ये जो सेंट्रोमियर है वो कुछ अंतिम सिरे पर लोकेट होगा। जैसे यहां ये सेंट्रोमियर और एक आर्म, बिल्कुल एग्जैक्टली। एनसीईआरटी ने हालांकि इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, ऐसा डायग्राम नहीं दिखाया है, लेकिन वास्तव में ये डायग्राम इसी तरीके का माना जाता है। तो ये तो हो गया सेंट्रोमियर, और ये है आर्म ऑफ क्रोमोसोम।
आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम की भुजा है और ये कहीं ना कहीं टेलोसेंट्रिक। इसकी जो शेप हमें नजर आ रही है वो होती है आई शेप, आई के शेप में ये दिखाई देता है। तो कह सकते हैं जब गुणसूत्र में सेंट्रोमियर, जब गुणसूत्र में सेंट्रोमियर अंतिम सिरे पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं तथा आई आकृति दर्शाते हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का सीधा अर्थ हुआ कि वो टेलोसेंट्रिक। टेलो का मतलब अंतिम सिरा। When the centromere locate one end of a chromosome, then they represent telocentric position. अब दूसरा आता है, दूसरा इसका टाइप है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक ये, इसमें क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही माइन्यूट आर्म होती है कुछ इस तरीके से, और एक आर्म बड़ी होती है। इन दोनों के बीच में ये पोजीशन हमें मिलती है सेंट्रोमियर की। तो ये यहाँ सेंट्रोमियर है, माइन्यूट आर्म बोलते हैं, माइन्यूट आर्म, बहुत छोटी भुजा। तो ये हो जाएगा। इसकी जो शेप है, ये शेप भी पूछ लेते हैं, ये होती है जे शेप। ये जे फॉर्म में आ सकता है। खास तौर से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डिफरेंट शेप हमें नजर आती हैं वो एक्चुअली नजर आती हैं एनाफेज। जब गुणसूत्र विभाजित होते हैं, ये इनके सेंट्रोमियर रेप्लिकेट होते हैं और क्रोमेटिड पोल्स की ओर जब जाते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तब हमें ये आई शेप, जे शेप, वी शेप और एल शेप, ये आकृतियां हमें नजर आती है। तो ये जे शेप है। अब इसमें कहें तो ये माइन्यूट आर्म है, ये है सेंट्रोमियर, एंड दिस इज वन आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की एक भुजा है और एक सेंट्रोमियर है और एक माइन्यूट आर्म। तो कहा जाता है जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक अंतिम सिरे के ठीक पहले स्थित होता है, अगर ऐसी परिस्थिति ठीक पहले से मतलब है कि एक माइन्यूट आर्म हो जाएगी और एक यहां पर लार्ज आर्म हो जाएगी और बीच में सेंट्रोमियर की लोकेशन या पोजीशन हो जाएगी, है ना। अब इसमें जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, या थर्ड टाइप क्या है? वो है
सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। देखो कहीं ना कहीं मेटा का मतलब यहाँ मिडिल होता है या उसकी जो सेंट्रल पोजीशन है वो शो की जाती है, तो उस सेल्स में हम यहाँ समझ सकते हैं इस टर्म का मतलब। मेटासेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि जब जो सेंट्रोमियर्स हैं वो एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा के बीच में स्थित होता है। अभी रिसेंटली नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पी आर्म एंड क्यू आर्म्स। पी का मतलब होता है पेटाइट, पेटाइट का मतलब छोटी भुजा। तो इस पर ही अभी नीट में क्वेश्चन बनाया गया था। यहां पर एक बात समझ लेने की है कि एनसीईआरटी में ये पी एंड क्यू आर्म्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें खास तौर से साइटोलॉजी में अच्छे से स्टडी करनी होती है, थोड़ा डिटेल स्टडी करनी होती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम में मौजूद होते हैं जो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से नहीं होते हैं, तो हमें बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी स्टडीज में साइटोलॉजी में करनी ही पड़ती। तो सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक का डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें कहा जा सकता है कि एक स्मॉल आर्म होगी, स्मॉल आर्म ऐसे, ये एक स्मॉल आर्म और एक लार्ज आर्म कुछ इस तरीके से। अब ये लार्ज एंड स्मॉल आर्म का जो सेंटर है वो सेंट्रोमियर। तो जब सेंट्रोमियर इस तरीके से लार्ज एंड स्मॉल आर्म के बीच में स्थित होता है तो हम उसे नाम देते हैं, तो इसे कहेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर, आर। इसी को कहा था पेटाइट, पेटाइट, पी आर। इसी पर नीट में क्वेश्चन बना है। और ये है लार्ज आर, मतलब क्यू आर्म, और ये पी आर्म बोली गई थी, क्यू आर्म एंड पी आर्म। क्यू का मतलब लार्ज, पी का मतलब छोटी भुजा। अच्छा, इसकी जो शेप आती है वो हमें कहीं ना कहीं नजर आती है। इसकी जो शेप है वो एल शेप होती है, शेप एल, एल आकृति की हमें शेप नजर आएगी। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो सब मेटासेंट्रिक का है। तो कह सकते हैं जब सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्थिति, स्थिति एक छोटी भुजा, एक छोटी भुजा एवं एक बड़ी भुजा के मध्य होती है। छोटी भुजा और बड़ी भुजा के मध्य होती है, तब हम इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। इसमें एल आकृति प्रदर्शित होती है। जो सबसे खास यहाँ पर लाइन ऐड कर रहा हूं वो है पी आर्म छोटी भुजा है, क्यू आर्म
बड़ी भुजा को प्रदर्शित करता है। ये एक्चुअली नीट का क्वेश्चन था, है ना, ऐसे। अब जो चौथा इसमें टाइप है वो है मेटासेंट्रिक। इस शब्द से ही मतलब है कि मेटा मतलब सेंटर और सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर। तो जब सेंट्रोमियर की लोकेशन या पोजीशन बिल्कुल सेंटर में हो, दोनों आर्म्स के बीच में, तो हम उसे मेटासेंट्रिक नाम देंगे। तो हम मान सकते हैं कि एक भुजा है और यहाँ सेम टू सेम लगभग एक और भुजा है। इन दोनों के बीच में जो पोजीशन है वो यहाँ सेंट्रोमियर की है। तो टू इक्वल आर्म्स के बीच में यहाँ पर हमें नजर आ रहा है सेंट्रोमियर की पोजीशन। तो दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र की भुजाएं हैं। इनकी जो शेप होती है वो होती है वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप, है ना। कह सकते हैं जब सेंट्रोमियर दो समान भुजाओं के मध्य स्थित होता है, तब इसे मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र कहा जाता है, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहा जाता है। और इसमें जो सेंट्रोमियर की लोकेशन है वो दोनों भुजाओं के ठीक मध्य स्थित है ना। हालांकि एनसीईआरटी ने भी कुछ डायग्राम दिए हैं, हम उन्हें एज इट इज एनसीईआरटी से बनाए इन्हें लिखने के बाद। एनसीईआरटी की जो इनसे रिलेटेड लैंग्वेज है, व्याख्या है, वो इन्हीं डायग्राम से समझ में आती है ना। एनसीईआरटी जो डायग्राम दे रही है उनमें थोड़ा सा प्रॉपर लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं हो सकती। प्रॉपर अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हर बात को एग्जैक्टली सही वे में समझ में आना ही चाहिए। इसीलिए ये नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ये सारी बातें समझ में आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एक बड़ी ही खास लाइन में लिखने जा रहा हूं कि ये जो डिफरेंट शेप हमें नजर आई थी वो एक्चुअली नजर आती हैं एनाफेज अवस्था में। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्र की या क्रोमेटिड की आई शेप, एल शेप, जे शेप एंड वी शेप दिखाई देती है। तो कह सकते हैं गुणसूत्र में विभिन्न आकृति आई, जे, एल एंड वी शेप आकृति
कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में दिखाई देती है ऐसे। तो ये डिफरेंट जो शेप हैं वो हमें सेल डिवीजन में, खासतौर से कैरियोकाइनेसिस, जब केंद्रक दो भागों में बट रहा होता है उस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, केंद्रक विभाजन। उसी में आती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो उसके अंतर्गत हमें जो एनाफेज दिखाई देगी उसमें ये गुणसूत्र की चारों अवस्थाएं हमें प्रदर्शित हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेंट्रोमियर रेप्लिकेट होता है, और सेंट्रोमियर जब रेप्लिकेट होता है तो वो अलग अलग आकृति में स्पिंडल फाइबर की मदद से पोल्स पर मूवमेंट करते हैं और वो डिफरेंट पोल्स पर पहुंच भी जाते हैं। तो इस तरीके से सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर हमने अभी इन क्रोमोसोम को स्टडी किया है। एनसीईआरटी ने इन पर अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये सेगमेंट 100% आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। ओके, हम नेक्स्ट वर्गीकरण पर बात करते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण का मतलब है कि आखिर सेंट्रोमियर की संख्या के बेसिस पर इन्हें हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। अगला इसका जो टाइप है सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर गुणसूत्र संख्या के आधार पर, इसमें पहला होगा मोनोसेंट्रिक। मोनो का मतलब 1, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर। मोनोसेंट्रिक तो इसमें एक ही सेंट्रोमियर हो, कह सकते हैं मनुष्य के जीनोम में अधिकांश गुणसूत्र इसी प्रकार के होते हैं। इनकी एक और खास बात है, देखो पीएमटी का मतलब क्या होता है कि हमें हर बात बहुत डिटेल में नहीं तो कम से कम शॉर्ट फॉर्म में पता होना चाहिए जो एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर मोनोसेंट्रिक है तो इसमें एक कंफर्म बात है कि इसमें प्राइमरी सेंट्रोमियर तो होगा, लेकिन इसमें सेकेंडरी जो सेंट्रोमियर है, द्वितीयक जो संकीर्णन है, वो उपस्थित नहीं होगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जो द्वितीयक सेंट्रोमियर है जिनके एंड को हम सैटेलाइट कहते हैं,
और ऐसे क्रोमोसोम को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोनोसेंट्रिक में सैटेलाइट नहीं होगी, यानी कि इसमें द्वितीयक संकीर्ण नहीं पाया जाएगा, प्राथमिक संकीर्ण इसमें उपस्थित रहेगा। तो हम कह सकते हैं इनमें सिर्फ प्राइमरी सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं। ऐसे प्राइमरी सेंट्रोमियर ही इनमें उपस्थित होंगे। अब दूसरी चीज क्या है, अब आते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। डाई का मतलब ऑब्वियसली दो, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर। जब मानव अथवा जीव के जीनोम में गुणसूत्र के अंदर दो सेंट्रोमियर कह सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी उपस्थित होते हैं तब इन्हें डाइसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जो NOR रीजन होता है, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन, जो कहीं ना कहीं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन या द्वितीयक संकीर्णन को एक्सप्लेन करता है। द्वितीयक संकीर्णन और जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं और ये काम वो डिफरेंट पीएच पर करते हैं। मानव जीनोम में अगर बात की जाए तो 13, 14, 15, 21 और 22 ये क्रोमोसोम मैं ऑलरेडी आपके पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इन्हीं पर हमें द्वितीयक संकीर्णन या दोनों सेंट्रोमियर नजर आता है। कहते हैं इन्हें NOC आप समझ जाओगे पिछले लेक्चर में, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम है ना, या फिर इन्हीं को कहते हैं सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। इन्हीं को हम ये बातें, ये दोनों शब्द सेट क्रोमोसोम का मतलब सैटेलाइट क्रोमोसोम, और सैटेलाइट उसी में होगा जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाएगा, और NOC का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन। ये भी इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो ये भी डाइसेंट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। संख्या याद करो, मैंने कहा भी था
के 13 मानव जीनोम में 14, 15, 21 एंड 22, ये जो मानव जीनोम है, ह्यूमन जीनोम, इसमें ये नंबर के जो क्रोमोसोम हैं वो एक्चुअली इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ये अब हम कुछ और टर्म्स स्टडी करेंगे, जैसे जीनोम क्या होता है। पहले हालांकि मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आइडियोग्राम है, इसी से रिलेटेड कैरियोटाइप है ना, और इसी से रिलेटेड हम सी वैल्यू, क्योंकि आगे जब हम डिवीजन पढ़ने चाहेंगे तो वहाँ आपको सेल डिवीजन के इंटरफेज में पढ़ने को मिलेगा, खास तौर से एस फेज की अवस्था में वहाँ लिखा होगा 2C मॉडिफाई इन 4C। तो आखिर वो 2C क्या है, तो ये बात यहीं से एक्सप्लेन करके हम चलते हैं, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ कुछ टर्म्स और स्टडी करते हैं, जैसे जीनोम क्या है। जीनोम की डेफिनेशन आना चाहिए, ये हालांकि हम बता चुके हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए हैप्लॉइड सेल नॉन एज जीनोम। मतलब ये कि एक जीव की जो अगुणित कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र की जितनी भी संख्या पाई जाती है वो उसका जीनोम कहलाता है। इसमें दोनों प्रकार के गुणसूत्रों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो ऑटोसोम हो चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम। कह सकते हैं किसी जीव की अगुणित कोशिका अगुणित कोशिका का मतलब हम ऐसे निकाल सकते हैं, या तो वो गैमीट होगा या फिर वो होगा हैप्लॉइड स्पोर। वैसे स्पोर हैप्लॉइड ही होते हैं, तो ये अगुणित कोशिका हो जाती है। अगुणित कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या जीनोम कहलाते हैं। जीनोम कहलाते। इसमें ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम तथा लैंगिक गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम। कायिक गुणसूत्र एंड लैंगिक गुणसूत्र दोनों को
सम्मिलित किया जाता है। ये इसको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सी वैल्यू क्या है। सी वैल्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें। इससे रिलेटेड पिकोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मिलते हैं सेल डिवीजन में। तो आप एक तरीके से समझ लें कि हमारे अगले लेक्चर सेल डिवीजन में जाएंगे, तो हम सेल डिवीजन को तभी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब ये सारे शब्द आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि सी वैल्यू बार बार आपसे पूछी जाएगी। एनसीईआरटी ने खुद लिख रखा है 2C मॉडिफाई इन 4C स्पेशली इन एस पेज ऑफ इंटरफेस। अंतरावस्था की एस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या वही रहती है, लेकिन डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। डीएनए का कनेक्शन सी वैल्यू से है, तो कह सकते हैं जीवों के जीनोम में उपस्थित गुणसूत्र में पाई जाने वाले डीएनए की मात्रा सी वैल्यू समझे। ऊपर आपने पढ़ा है जीनोम। इस जीनोम में ओब्वियसली क्रोमोसोम जो बने होते हैं उनमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो जीनोम में जितने भी क्रोमोसोम है, जैसे सपोज मनुष्य के अंदर ही जीनोम में देखा जाए, कह सकते हैं मानव जीनोम में 23 गुणसूत्र युग्म में होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बता रखा है। मक्के में 10 होते हैं ऐसे, है ना। हम मटर की बात करें तो उसमें 7 होंगे, क्योंकि 2n=14 होते हैं, है ना। तो ऐसे अब इन 23 क्रोमोसोम में कितना डीएनए का अमाउंट है, उसे हम सी वैल्यू कहते हैं। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एनसीईआरटी ने एस अवस्था में क्यों कहा है कि 2C मॉडिफाई इन 4C। तो जरा हम उस चीज को यहीं पर समझ लेते हैं। मतलब अंतरा अवस्था की एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा 2 गुनी होती है। नॉर्मली ये एक नेसेसरी प्रोसेस है। मतलब ये कि 2C मॉडिफाई इन 4C, एनसीईआरटी ने ऐसा लिख रखा है। तो समझने की बात है कि आखिर 2C ही क्यों लिखा उन्होंने, मतलब 1C क्यों नहीं लिया। 2C कहने के पीछे वजह ये है कि एक्चुअली हम डिवीजन पढ़ रहे हैं।
एनिमल्स के केस में अगर देखा जाए तो नॉर्मली हैप्लॉइड सेल में कभी भी समसूत्री विभाजन नहीं होता और हैप्लॉइड सेल में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि वहां डीएनए की मात्रा 2 गुना होने का कोई मतलब नहीं बनता। सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि एनिमल्स और मोस्टली प्लांट के अंदर डिप्लॉयड सेल में ही समसूत्री विभाजन होते हैं और डिप्लॉयड सेल में ही अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ये तो एनसीईआरटी क्लियर कट कह रही है, हैप्लॉइड सेल में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होंगे। ठीक है, ये हम आगे डिवीजन में डिटेल में और पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ ये समझ लो कि चूंकि सेल डिवीजन का महत्वपूर्ण भाग होता है अंतरावस्था, इसमें एस अवस्था के अंदर 2C को 4C में कन्वर्ट बताया गया है। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जब डिप्लॉयड सेल लेंगे, डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या हो गया कि उसमें 2 जीनोम, एक जीनोम है तो एक अगुणित गुणसूत्र का सेट, और अगर 2 है तो ऑब्वियसली कितना हुआ, वो डबल हो गया। जब जीनोम की मात्रा 2 गुनी हो जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि डीएनए की मात्रा भी तो 2 गुनी हो गई। अब डीएनए की मात्रा जब 2 गुनी होगी तो इसका मतलब हुआ कि वो 2C है। अब 2C किस में कन्वर्ट होगा, 4C। तो इसलिए वहां पर लिखा है 2C मॉडिफाई इन 4C। ओके, गुड। अब हम एक शब्द और पढ़ने जा रहे हैं, वो शब्द है आइडियोग्राम। ये आइडियोग्राम क्या होता है, आइडियोग्राम, आइडियोग्राम, ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है। आइडियोग्राम में कहा जाता है कि एक जीनोम है, जैसे ह्यूमन जीनोम में 23 क्रोमोसोम, तो उसमें गुणसूत्रों को उनकी लंबाई साइज के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा, फिर छोटा, छोटा, छोटा एंड फाइनली सबसे स्मॉल। ऐसे अगर व्यवस्थित किया जाए और उसकी फोटोग्राफिक स्टडी की जाए तो हम इसे आइडियोग्राम कहते हैं। इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑटोसोम होते हैं, जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, वो स्टार्टिंग में रखे जाते हैं और जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो अंतिम सिरे पर रखे जाते हैं। लेकिन ड्रोसोफिला इसका एक्सेप्शन है, उसमें लैंगिक गुणसूत्र पहले अध्ययन होते हैं जबकि कायिक गुणसूत्रों का अध्ययन बाद में होता है। तो हम कह सकते हैं जब एक जीव के जीनोमिक गुणसूत्र को आकार, या चूंकि लंबे होते हैं तो लंबाई, के आधार पर घटते हुए क्रम में रखकर अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसे हम आइडियोग्राम कहते हैं, है ना। पहले किसे रखोगे, कायिक गुणसूत्र तथा अंत में लैंगिक गुणसूत्र ये रखते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये कहलाता है आइडियोग्राम। ओके, अब हम कुछ एक कैरियोटाइप भी शब्द आता है, तो हम उस पर स्टडी करें। कैरियोटाइप किसे कहोगे? कैरियोटाइप, इसमें हम लोग थोड़ा सा मोनाड, डायड, इन पर भी बात करेंगे। फिर हम चलेंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अभी हम बात करेंगे कैरियोटाइप किसे कहते हैं। कैरियोटाइप ये जब जीनोम में उपस्थित गुणसूत्र को जीवों के विकास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंट्रोमियर की स्थिति सेंट्रोमियर की स्थिति आदि के लिए अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। यह जीवों के अंतर संबंधों को दर्शाता है। अंतर संबंधों को दर्शाता है। इसीलिए हम लोग इसमें डाइवर्सिटी में भी स्टडी करते हैं। मतलब ये कि हम कहीं ना कहीं इनको स्टडी करते हैं जीवों के विकास के लिए। कहा जाता है कि अगर इनके कैरियोटाइप में बहुत ज़्यादा असमानता होती है, मतलब डिसिमिलरिटी होती है, साइज में वेरिएबिलिटी होती है, तो कहा जाता है जीव ज़्यादा विकसित होता है। और कुछ हद तक जिनमें समानता होती है, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस नहीं होते, तो कहा जाता है कि जीव कम विकसित माना जाता है। एक लाइन हमारे काम आ सकती है कैरियोटाइप में कि डाइवर्सिटी, यानी कि जीवों के वर्गीकरण में भी इनको आधार बनाया जाता है, खास तौर से जातिवृत्त वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण में इन्हें अध्ययन के लिए उपयोग करते तो ये हो जाता है आइडियोग्राम, ये हो जाता है कैरियोटाइप, है ना। ऐसे क्लियर कह सकते हैं जीवों में अधिक
समान कैरियोटाइप प्राचीन लक्षण दिखाता है। जबकि अधिक असमानता आधुनिक लक्षण को बताते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी क्रोमोसोम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आएगा तो हमें साइटोलॉजी में जो सेल डिवीजन वाला हिस्सा है वो अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपके जेनेटिक्स में भी काम आएगा। मतलब ये क्रोमोसोम हर जगह काम आएगा। क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनते हैं, है ना। तो ये हम अगले लेक्चर में इसके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।